देखिए, आपको लास्ट टाइम मैंने हाफ लाइफ बताया था। हाफ लाइफ को इस और इस सिंबल से हम डिनोट करते हैं, राइट। तो हाफ लाइफ का क्या मीनिंग बताया था? एक रिएक्शन के रिएक्टेंट को हाफ होने में, उसके कॉन्सेंट्रेशन को हाफ में जितना समय लगता है उसे क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ। देखो, ए से बी बन रहा है। मान लो मैंने एक डाटा दिया हुआ है, ए की कॉन्सेंट्रेशन थी। ए की कॉन्सेंट्रेशन जब समय कितना था? 0। कॉन्सेंट्रेशन थी मान लो उसकी 10। और जब टाइम हो गया 2 मिनट्स, ये मिनट में है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन हो गई 8। टाइम हो गया 3 मिनट, उसकी कॉन्सेंट्रेशन हो गई 7। टाइम हो गया 4 मिनट्स, उसकी कॉन्सेंट्रेशन हो गई 5। टाइम हो गया 6 मिनट, उसकी कॉन्सेंट्रेशन हो गई 3। मुझे ये बताइए कि अगर आपको हाफ लाइफ पूछ ले तो कितनी है यहाँ पर ए से बी बनने की हाफ लाइफ? ये कंसंट्रेशन है ए की। राइट, जितना ए को हाफ होने में जो समय लगता है उसे हम हाफ लाइफ कहते हैं। तो यहाँ पर T4 मिनट्स इज हाफ लाइफ। तो आपको हाफ लाइफ का मीनिंग पता होना चाहिए। हमें समझ नहीं आया। क्या नहीं आया समझ? समझ नहीं आए T4 पे कैसे। देखो, इनिशियली ए की कंसंट्रेशन कितनी है? 10। और अब यहाँ पर उसकी अच्छा ठीक है कंसंट्रेशन ठीक है, कितनी है? आ गया आ गया आ गया आ गया। तो T4 है। तो आपको हाफ लाइफ का मीनिंग बताना था बस यहाँ पे। और जीरो ऑर्डर के लिए हमारा जो हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है, वो हाफ लाइफ निकालने का फॉर्मूला क्या आता है? इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ K। ठीक है। और अगर हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करें, टी हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या आता है? 0.693 डिवाइडेड बाय के। तो इनमें आप देख सकते हो कि टी हाफ किस पे कौन ऐसा कौन सा केस है जिसमें कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है? फर्स्ट जीरो ऑर्डर में डिपेंड करता है, फर्स्ट ऑर्डर में डिपेंड नहीं करता। ये इंपॉर्टेंट था। उसके बाद इसकी डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट होती है। जो फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में के क्या होता है? इनिशियल कंसंट्रेशन फाइनल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टी। अब जब हाफ लाइफ हो चुकी है, उस समय जो ए है, बचा हुआ ए, ये बचा हुआ ए होता है, क्या होता है? इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ। तो ये आपको डेरिवेशन आनी चाहिए। हम 80 की जगह क्या रख देंगे? A0 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन में टी हाफ। टी हाफ उधर चला जाएगा और के नीचे आ जाएगा। टी हाफ उधर चला गया और नीचे के आ गया। अब A0 में से A0/2 यानी 1 में से हाफ चला जाएगा तो कितना बचेगा? हाफ। तो यहाँ पे लिख दो 1/2। इस 2 को नीचे भी लिख सकते हैं। तो ये डेरिवेशन थी जीरो ऑर्डर में हाफ लाइफ का फॉर्मूला निकालने की। और फॉर्मूला क्या निकल के सामने आया? इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन के, ये ऊपर है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं यहाँ पर एक ग्राफ बनाऊं और यहाँ पर मैं रख दूं 80 और यहाँ पर रख दूं मैं टी हाफ, तो टी हाफ क्या इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी? हाँ, मैं इनिशियल कंसंट्रेशन ले रही हूँ। इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो हाफ लाइफ भी क्या होगी? ज्यादा। तो यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जीरो ऑर्डर में हाफ लाइफ कंसंट्रेशन के निर्भर करता है। किसी रिएक्शन की हाफ लाइफ 2 मिनट्स है और एक रिएक्शन की हाफ लाइफ 4 मिनट्स है। कौन सी रिएक्शन फास्ट है? दीपांशु बताइए आप, कौन सी रिएक्शन फास्ट है? एक रिएक्शन को आधा होने में 2 मिनट लगे, एक रिएक्शन की कंसंट्रेशन को हाफ होने में 4 मिनट्स लगे। जिसका हाफ लाइफ कम हो, इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम जीरो ऑर्डर की, ये जीरो ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर की बात करें तो टी हाफ एक नोट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी शुरुआत में जितना ज्यादा मैं कंसंट्रेशन लूंगी रिएक्टेंट की, उतनी ही उसकी हाफ लाइफ होगी, मतलब वो स्लो होगी। आई बात समझ में? ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर में आपको क्या बताया था? फर्स्ट ऑर्डर में जो के निकालने का फॉर्मूला होता है वो ये वाला होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन
कंसंट्रेशन अपॉन में फाइनल कंसंट्रेशन। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब टाइम हाफ लाइफ होती है उस समय ए कितना बचता है, उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ, उसी चीज को हम हाफ लाइफ बोलते हैं। तो अब जब इसको यहाँ पुट करोगे, ये फॉर्मूला जरूरी है, ये जो ऊपर वाला है, और जीरो ऑर्डर की डेरिवेशन करो ना करो पर फर्स्ट ऑर्डर की डेरिवेशन कर लेना। यहाँ नीचे 2 आ जाएगा, इस 2 को हम ऊपर भी लिख सकते हैं। कट गया log 2, टी हाफ को उधर भेज दो। जो log 2 होता है उसकी वैल्यू होती है 0.3010, 0.3010। जब इन दो कांस्टेंट नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 3 के मल्टीपल्स आ जाएंगे पॉइंट्स में। तो ये आपका क्या है, हाफ लाइफ निकालने का फॉर्मूला। फर्स्ट ऑर्डर में बहुत आसान है हाफ लाइफ निकालने का फॉर्मूला, क्योंकि जो के वैल्यू है उसको डिवाइड कर दो, टी हाफ आ जाएगा। तो आप इससे ये देख पा रहे हो कि ए की वैल्यू है ही नहीं, इसका मतलब वो स्टार्टिंग में ए कितना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आधा होने में कितना समय लगेगा रिएक्टेंट को हाफ होने में। जब से तुम एक चीज नोटिस करो, यहाँ पर अगर मैं टी हाफ लिख दूं और यहाँ मैं कंसंट्रेशन, शुरुआत की कंसंट्रेशन रखूं स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन 1 रही हो, 2 रही हो, 3 रही हो, इससे टी हाफ की वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ता। बल्कि ये ग्राफ में गलत बना रही हूँ, मुझे नीचे ए नोट रखना चाहिए, क्योंकि तुम देख रहे हो मैं ग्राफ गलत बता दिए तुम्हें। ये किसके इक्वल होता है, जीरो ऑर्डर में ए जीरो अपॉन में 2 के, तो ये वाई एक्सिस है और ये मेरा एक्स एक्सिस लेना चाहिए। तो मुझे टी हाफ यहाँ रखना चाहिए था और ए जीरो यहाँ रखना चाहिए। तो अब ये तुम देख के बताओ कि ये इसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अब आएगा वो जो ग्राफ इस तरीके का आना था, ये जीरो ऑर्डर का था। फर्स्ट ऑर्डर में तुम देख सकते हो ए जीरो है ही नहीं। अगर मान लो ए जीरो होता भी तो किसकी कितनी पावर पे डिपेंड कर रहे हैं, उसकी जीरो पावर पे। तो हम इसको ऐसे बनाएंगे ए जीरो, ये टी हाफ। मैं कितना भी रिएक्टेंट को ज्यादा ले लूं, क्या टी हाफ मान लो 4 है तो वो बदलेगा? अगर मैं एक बार रिएक्टेंट को 10 ले रही हूँ, अगली बार 15 ले लूँ, वो नहीं बदलेगा। मान लो इतनी वैल्यू है तो इतनी रहेगी। ये ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर का है, ये ना वो वाला ग्राफ नहीं है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। ये किस किस के बीच में प्लॉट है, हाफ लाइफ वर्सेस कंसंट्रेशन। वो अलग ग्राफ थे जो कल परसों पढ़े थे, वो थे कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। एंड वो रेट बता, यहाँ क्या है, हाफ लाइफ और ए की कंसंट्रेशन क्या क्या संबंध है, कंसंट्रेशन ज्यादा या कम होने से हाफ लाइफ यानी उसकी स्पीड पे क्या फर्क पड़ता है, ये वो वाला ग्राफ है। ये इतना हो गया। अब तुम एक जनरलाइज करो, एक चीजों को जनरलाइज तब करते हैं जब डाटा इकट्ठा हो जाए। ये कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो। ये कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट। अब इसे एक जनरलाइज करो, पहले वो डिपेंड कर रहा है ए नोट पे, फर्स्ट ऑर्डर में नहीं कर रहा। तो जब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आती है ना, ये आपके कोर्स में नहीं है, तो ये ध्यान रखना ए नोट कहाँ आता है, इसके नीचे आता है। एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं आ रहा, पर ए नोट कहाँ आता है सेकंड ऑर्डर में नीचे, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पहले डायरेक्टली बिल्कुल भी नहीं, फिर इनवर्सली। तो सेकंड ऑर्डर का भी सिलेबस में है नहीं, बट वो याद रखना कि जैसे हम सेकंड पे जंप करेंगे, कंपटीशन में तो आ सकता है, तो जैसे ही हम नीचे जंप करेंगे सेकंड पर, तो वहां पे वो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जितना ज्यादा रिएक्टेंट लोगे फास्ट होगी रिएक्शन, क्योंकि रिएक्टेंट ज्यादा लोगे तो हाफ लाइफ क्या होगी, कम। हाफ लाइफ कम तो रिएक्शन फास्ट होगी। समझ आ गया? मुझे बताओ, टी हाफ की इंडिपेंडेंट होता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के, कौन सा ऑर्डर है, रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है, बढ़ाने घटाने से कुछ नहीं होता, फर्स्ट ऑर्डर। तो एक बार एक काम करते हैं, ये तो खत्म। इसके बाद से एक ही टॉपिक बचा है, वो प्रेशर वाला। ग्राफ्स बता दिए, हाफ लाइफ बता दी। अब बचते हैं इस चैप्टर का असली चीज, यानी कि न्यूमेरिकल्स, क्योंकि ये सब तो आपको पहले भी पढ़ा रखा है। तो मैं एक चीज लिख देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। रेट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, जैसे कि मेरे को रेट निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन टाइम। एक ये, सपोज ये रिएक्शन है, मुझे रेट निकालना है, तो रेट हम किस किस तरीके से निकाल सकते हैं, डी ए के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं, डी बी के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं आप,
पर ये ध्यान रखना यहाँ पर -1/a आएगा, यहाँ क्या आएगा -1/b dc बाई, ये समझ आ रहा है मैं क्या लिख रही हूँ? मैं डायरेक्ट सिर्फ वो लिख रही हूँ, डायरेक्ट रिलेशनशिप डायरेक्ट वाले, तो 1/d, माइनस नहीं प्लस आएंगे। तो ये दो फॉर्मूले हो गए, एक तो ये रेट निकालने के फॉर्मूला आ गए। उसके बाद रेट की यूनिट मोल पर लीटर पर टाइम, यानी कि सेकेंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, ईयर, डे, मंथ या लाइट ईयर, कुछ भी टाइम की यूनिट आएगी। लाइट ईयर समझते हो ना क्या होता है? यूनिट होती है, यूनिट। लाइट ईयर टाइम की यूनिट, डिस्टेंस की यूनिट होती है। ठीक है, लाइट ईयर नहीं होती टाइम की यूनिट, दूरी की। चलिए, यहाँ तक तो रेट था। अब आएंगे हम रेट लो। रेट लो इसको कहते हैं, कोई भी इक्वेशन है मान लो ये वाली, तो ये वाली इक्वेशन का रेट लो ऐसे लिखा जाएगा, ए की कंसंट्रेशन x की पावर x और इसकी y। अगर आपसे कोई ऑर्डर पूछे तो क्या होगा, x प्लस वाई होगा। ये ये तीसरी बात है, ठीक है, ये तीसरी बात थी। बात नंबर 4 क्या है कि आपको के की यूनिट निकालनी आनी चाहिए। रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, रेट अपॉन में कंसंट्रेशन की कुछ पावर्स। मैंने इसका डायरेक्ट यूनिट निकालने का एक फॉर्मूला बताया था तुम्हें, मोल पर लीटर की पावर 1 - n और पर सेकंड। कंसंट्रेशन भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। मैंने ऐसे बताया था, कंसंट्रेशन की पावर 1 - n अपॉन में टाइम, ऐसे तो कैसे भी लिख लो। और मैंने इसकी ट्रिक क्या बताई थी कि मान लो आपको ऑर्डर दे रखा है, पहले से ऑर्डर दे रखा है मान लो कि 3, तो यूनिट कैसे निकालोगे, मोल पर लीटर पर सेकंड। जो आगे है ना, ये 3 से एक छोटा माइनस में लिख दो, और यहाँ पर 3 से छोटा नंबर होता है 2, वो प्लस की फॉर्म में लिख दो। तो ये इसका क्या निकाल दी हमने, डायरेक्ट यूनिट निकाल दी। हाँ, डायरेक्ट क्या निकाल दी, यूनिट। अब उल्टा भी बताया था मैंने कि आपको अगर किसी ने पहले से वो दे रखी है, पहले से यूनिट दे रखी है कुछ ऐसे, ये यूनिट है, आपको वो ऑर्डर बताना है, तो आप कुछ मत करो, जो एल दिख रहा है ना उसकी जो भी पावर है उसमें एक जोड़ दो। अभी इसकी पावर कितनी है, राइट नाउ 1 है, उसमें एक और जोड़ दो, यानी कितनी हो जाएगी 2। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ओके। तो ये जो भी एल की पावर अभी दे रखी है ना उसमें एक और जोड़ दो, अभी 1 है पावर, उसमें 1 और जोड़ दो, यानी 2 हो जाएगा ऑर्डर। ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2। तो ये आपको के था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, ये जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लो, और ये जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ का फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला डायरेक्ट तुम्हें भी आने चाहिए, तो कुछ ये है। उसके बाद अगर हम बात करें फर्स्ट ऑर्डर की, तो फर्स्ट ऑर्डर में के का फॉर्मूला क्या होता है, 2.303 अपॉन में टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन में क्या होता है 693 अपॉन में के। ये दो चीजें अगर ये इतना भी पता है ना तो बारे के नारे हो जाएंगे, यानी कि गुड। तो यहाँ तक तो फॉर्मूला की बात हो गई। करें अगर हम उसकी, जैसे कि मान लो ए से बी बन रहा है, तो इसका अगर रेट निकालना होता तो निकालते, रेट लो नहीं, रेट मान लो निकालना होता तो हम ऐसे निकालते रेट, इससे लिखते डी ए अपॉन में डी टी। रेट इस तरीके से निकलता है, चेंज इन कंसेंट अगर दे रखी होती तो। नंबर 2, इसका रेट लो कैसे लिखते, आर बराबर के ए की पावर, अगर जीरो ऑर्डर है तो यहाँ जीरो आता, फर्स्ट ऑर्डर है तो 1 आता, वो दे रखा होगा आपको, हम फर्स्ट ऑर्डर मान लेते हैं। मान लो ये फर्स्ट ऑर्डर है 1, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो इसे लिखेंगे के ए इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी। इस चीज को हम डिफरेंशियल रेट लॉ बोलते हैं। सबको समझ आ गया? मैंने आपको वीडियो कही थी देखने को, उसमें पहला पॉइंट यही था, डिफरेंशियल रेट लॉ। इसका इंटीग्रेशन कर दोगे ना तो बन जाएगा इंटीग्रेटेड रेट लॉ। अभी ये है डिफरेंशियल रेट लॉ, ठीक है, डिफरेंशियल रेट लॉ। जैसे कि क्वेश्चन दे देती हूँ, ए से बी बन रहा है, मेरे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोला गया है, इन्होंने कहा है डिफरेंशियल रेट लो लिखो इसका, तो हम किस तरीके से करेंगे इसको, माइनस डी ए बाई डी टी, ये इसका रेट है, और इसका रेट लो कैसे लिखा जाएगा, के ए की पावर 0। ये दोनों आपस में इक्वली तो है, तो
ए लिखो चाहे मत लिखो, तो के बराबर माइनस डी ए बाई डी। इस चीज को हम क्या कहेंगे, इसका डिफरेंशियल रेट लॉ। कर लोगे? मुझे एक बात और पूछनी है, डी ए बाई डी टी को हम पता है क्या बोलते हैं? हम डी ए बाई डी टी को कहते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए के खत्म होने की स्पीड। पता है इस बारे में आपको? एक ए खत्म होने की स्पीड। अब ए के खत्म होने की स्पीड समय के साथ क्या होती है? डिक्रीज होती है, इसलिए माइनस साइन है, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। अगर मैं आपको एक सिचुएशन दूं, क्वेश्चन ये मैंने खुद ही अभी अभी माइंड में क्रिएट किया है। मान लो कि मैंने आपको कहीं पे ये लिख के दे दिया, तुम्हें पता है ये जीरो ऑर्डर अमोनिया का डिकम्पोजिशन होना जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, कैटलिस्ट पे और कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है आपको। और मैंने ना लिखा भी नहीं जीरो ऑर्डर, मैंने सीधा ये लिख के दे दिया K इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। मोल पर लीटर पर सेकेंड यूनिट से ही आप देख सकते हो कि ये जीरो ऑर्डर है, हाँ कि ना? बताओ, मैंने कहीं लिखा है कि जीरो ऑर्डर है? सिर्फ यूनिट देख के भी आप बता सकते हो। अच्छा, कंफ्यूज मत हो ना कि भाई जैसे कि मान लो ऐसे लिखा होता, कंफ्यूज नहीं हो ना। मोल पर लीटर पर सेकेंड होती है जीरो, ये सेकेंड ऑर्डर है, ठीक है? मोल पर लीटर पर सेकेंड तो तुम्हें याद ही रहता होगा, ये जीरो ऑर्डर है। पर सेकेंड फर्स्ट ऑर्डर है। इन दोनों का उल्टा कर दो, पर मोल लीटर आगे लिख दो या बीच में, इसको सेकेंड ऑर्डर कहते हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर और ये जीरो ऑर्डर। क्लियर है दीपान? ये यूनिट्स। अब तुम्हें ये इतना दे रखा क्वेश्चन में और ये बोला है कि व्हाट इज द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। डिकम्पोज, मैं एक बार इजी वाला क्वेश्चन दे देती हूँ, ये थोड़ा मैंने टफ दे दिया, पहले थोड़ा इजी वाला ट्राई कर। ये थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ये वाला लेते हैं। जैसे सिंपल इस ए से ना कुछ बी बन रहा है और इसमें के की वैल्यू दे रखी है 2.5 इंटू 10⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब बोला है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए निकाल दो, उसमें अलग आएगा आंसर। तो तुम्हें यानी कि ये पूछा है कि डी ए बाई डी टी, तुम्हें समझ आता है डी ए बाई डी टी क्या है? रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए ही डी ए बाई डी टी है। अब इसका आंसर पूछा है। अब एक बात बताओ, मैम आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। रेट का आवाज ब्रेक हो रही है। रेट लो लिख लेते हैं। रेट इक्वल्स टू क्या होता है? रेट तो दे नहीं रखा, के एक ही पर दो, क्योंकि जीरो है। अब सही है? ये स्क्रीन पे शो विजिबल है सब कुछ जो मैंने लिखा हुआ है? मैंने लास्ट में लिखा है आर इक्वल्स टू के की पावर 0, ठीक है? तो आर इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन दे रखा था मुझे, आपको डी ए बाई डी टी निकालना है। ये मैंने थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन दिया है, ये एनसीईआरटी में या किसी एग्जाम मुझे वहीं कहीं मिला नहीं, ऐसे ही पूछ रही हूँ मैं, आपको ये भी पता होना चाहिए। इतना क्वेश्चन दे रखा, आपको डी ए बाई डी टी निकालना है, तो कैसे करोगे? इसमें रेट भी नहीं दे रखा, कोई कंसेंट्रेशन भी नहीं दे रखी, तो आपको सिंपल पता है रेट बराबर क्या होता है, के जीरो ऑर्डर है। कैसे पता जीरो ऑर्डर? यूनिट देखकर, यूनिट से हम यूनिट देखकर पहचान सकते हैं कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हम क्या करेंगे, तो ये है ऊपर से आर इक्वल्स टू, ये भी तो होता है माइनस डी ए बाई डी टी। मैं बिल्कुल सही लिख रही हूँ ना? इस क्वेश्चन में आर इक्वल टू ये है, यानी कि अगर हम दोनों को इक्वल कर दें तो के ही तो मेरा डी ए बाई डी टी है, और डी ए बाई डी टी पहले से माइनस में आता है और आगे माइनस लिखा है, तो यहाँ से ना डी ए बाई डी टी कितना आ गया, -2 पॉइंट, यहाँ से डी ए बाई डी टी
क्या आ गया, -2.5 इंटू 10⁻²। अब माइनस ना नीचे हटा, मतलब माइनस हटा कर आना, और लिख रहे हो तो नीचे लिख के आना कि दिस माइनस शोज दैट द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, द क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग। माइनस हटा के आना बल्कि, क्योंकि माइनस तो हमने आंसर प्लस लाने के लिए लगाया था इस ऊपर वाले, और लिख के लिखना को भाई, जीरो से पीछे थोड़ी जाओगे माइनस में। ये माइनस तो उसको कम होने को बता रहा है, ना कि ये -2.5 नहीं है, बस मैं ये कहना चाह रही हूँ। इट इज 2.5, माइनस तो शो कर रहा है कि वो डिक्रीज हो रहा है, बस और कुछ नहीं। मैंने इसका एग्जाम्पल तुम्हें पहले भी दिया था। एक छोटा बच्चा है, उसके पास 40 रुपए हैं, इसने अपने दोस्त को दे दिए, 10 रुपए दे दिए, इसके पास अब कितने बचे, 30 बचे, 30 रुपीज बचे। अगर हम मैथ्स में करेंगे ना इसको कि कितने रुपए बचे, तो पता है क्या होगा, ये इसके पास कौन से पैसे हैं, एक सेकेंड वेट, मुझे ये बताओ, एक बच्चे के पास 40 रुपए हैं, इसने अपने फ्रेंड को दे दिए 10 रुपए, इसके पास अब कितने बचे, 30 बचे। इसने लूज कितने कर दिए पैसे, जो इसने लूज की, जो दे दिए हैं, जो दे दिए हैं, आंसर 10 है। पर लेकिन अगर हम फिजिक्स और मैथ्स केमिस्ट्री लगाओगे तो ये इनिशियल है और ये फाइनल है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो ऐसा आंसर आएगा। 40 में -10, तो -10 थोड़ी है उसके, -10 थोड़ी दिया उसने उसको पैसे, 10 रुपए दिया, माइनस तो सिर्फ इसलिए आ रहा है कि उसने दे दिए, लूज कर दिया अपनी तरफ से। तो यहाँ पर अगर मैंने पूछा कितने पैसे दिए, तो 10 ही रुपए तो दिए, -10 तो कोई दे नहीं सकता, क्योंकि लास्ट रकम 0 होती है, माइनस में कैसे जाओगे, ठीक है। तो 10 रुपए दिए हैं, माइनस तो ये कह रहा है दे दिए, क्या बोलते हैं फिर, प्रॉफिट लॉस, लॉस हो गए, लॉस कहेंगे। यहाँ तक तो हमारी बात पक्की है। अब क्वेश्चन मैं ये वाला करवा रही थी आपको, अमोनिया वाला। जरा इसमें देखो किस तरीके से करोगे। देखो इसमें आपको क्या दे रखा है, के दे रखा है, और आपको ये पूछ लिया कि अमोनिया के खत्म होने का रेट। तो मुझे बताओ आर बराबर क्या होता है, डी ऑफ अमोनिया बाई डी टी। पर यहाँ पे हाफ भी तो आएगा, हाफ क्यों आ रहा है, क्योंकि आगे 2 लिखा हुआ है बैलेंसिंग में। उसके बाद रेट लो लिखेंगे तो के, अमोनिया की पावर कितनी आएगी, यहाँ पर 0 ऑर्डर है, पता किससे चलेगा, यूनिट देखकर, मोल पर लीटर पर सेकेंड। किसी चीज की पावर 0 है तो वो 1 होता है, तो रेट इक्वल्स टू यहाँ से क्या आ गया, के हो गया। अगर रेट की वैल्यू आपको के रूप में मिली चुकी है, तो यहाँ के इक्वल टू ये है, इसको लिखेंगे डी अमोनिया, और यही तो हमको क्या करना था, फाइंड आउट, ये चीज फाइंड आउट करनी है, माइनस हटा देना इसमें। तो जो के है ना उसका ट्वाइस कर दो, 2.5 का जो दूना होगा वो 5 होता है, तो ये हमारा क्या आ गया, मोल पर लीटर पर सेकंड दिए। तो इस तरह के क्वेश्चन तुम कर लेना, डिफरेंशियल रेट लो से निकाल सकते हैं मतलब हम, ठीक है। डिफरेंशियल रेट लो को यूज करने वाले क्वेश्चन भी आने चाहिए। यहाँ तक हो गई बात खत्म। एक अलग तरह के क्वेश्चन भी ये वाले होते हैं, जैसे कि ए से बी बन रहा है, और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, मैंने ए की कंसेंट्रेशन को ट्वाइस कर दिया, तो पूछा है कि रेट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो सिंपल है, रेट इक्वल्स टू क्या होता है, के, ए की पावर फर्स्ट ऑर्डर है तो 1। अब जो ए डैश है, ए डैश कितना होगा, पुराने वाले ए का 2 गुना कंसेंट्रेशन। तो न्यू रेट क्या होगा, रेट कांस्टेंट तो चेंज नहीं होता, नया जो ए डैश है उसको उसकी जगह हम 2a लिख सकते हैं, इस पूरे की पावर 1। ए डैश लिखना चाहिए था, उसकी जगह 2a लिख दिया, और इसको हम क्या करेंगे, 2 को बाहर निकाल देंगे, के ए की पावर 1। पर ये तो ये है, इसको तुम चाहे तो कर लो, इसको मान लो 1, तो जब 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो यानी आर डैश 2 डिवाइडेड बाय 1 करके आना,
तो r डैश अपॉन में r इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ k a की पावर 1 अपॉन में k a की पावर 1। तो ये नया r पुराने वाले r का 2 टाइम्स है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तुमने मेरे से ज्यादा देखे होंगे अपने साल भर में। जैसे कि ये है एक क्वेश्चन। अब मुझे तुम्हें 2 टॉपिक और कराने चैप्टर में, एक तो प्रेशर वाले टॉपिक याद दिलाना, प्रेशर, और एक वो वाले टॉपिक्स थे जिसमें हमें डाटा देखकर ऑर्डर निकालना होता है। हमने वैसे किए हुए हैं क्लास में, पर लेकिन एक बार फिर से करेंगे, जिसमें डाटा देखकर ऑर्डर या हाफ लाइफ करते हैं। वैसे आसान है, बट एक बार और ट्राई मारेंगे। चलिए, मैंने कहा ये एक के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू ए सेकंड ऑर्डर है, विद रिस्पेक्ट टू बी ये फर्स्ट, विद रिस्पेक्ट टू ए सेकंड ऑर्डर। तो अगर मैंने कहा कोई पूछे कि रेट लॉ लिख के दिखाओ, तो कैसे लिखेंगे? कि ए की पावर बताओ और बी की पावर बताओ, क्या आएगी? रेट लॉ लिख रहे हैं, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये इसका रेट लो है। और कोई मुझे कह दे मैंने ए की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया और बी की कंसंट्रेशन को भी डबल कर दिया, तो क्या प्रभाव पड़ेगा नए आर पे? नया आर क्या हो जाएगा कि नया जो ए है वो पुराने का क्या है, डबल, उसकी पावर 2। नया बी पुराने वाले बी का डबल है, उसकी पावर भी 1। तो नया के बराबर 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, बाहर निकाल लो, ये बचा। ये फिर से 2 बाहर निकाल लो तो 4 2 जा 8, बी बचा। ये तो पुराने वाला रेट है। समझते हो? इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तुम्हें। नया रेट पुराने वाले 8 का 8 टाइम्स, और आपको रेट मान लो दे रखा है 10, तो अब स्पीड कितनी होगी? 80 हो जाएगी। मान लो इतना क्वेश्चन तो हमेशा ही आता है। जैसे कि क्वेश्चन बना देती हूँ एक, ये बहुत सारे एनसीईआरटी में भर भर के हैं। ए प्लस बी से सी बन रहा है। पुराना रेट आपको दे रखा है 5, न्यू रेट पूछा है। देखो, अब पहले तो इसका रेट बराबर क्या होगा के सेकंड ऑर्डर बी के ए के रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में 1। जो न्यू आर होगा वो क्या होगा? ए ए की पावर 2 बी डैश की पावर 1 ए डैश। हम ए डैश की जगह क्या रख सकते हैं? 2 टाइम्स ऑफ ए। अब इस पूरे की पावर 2। बी की जगह क्या लिख सकते हैं? बी को फर्स्ट ऑर्डर है बी के रिस्पेक्ट में, मैंने ये तो बताया नहीं क्या किया मैंने। ए को डबल किया, बी को कुछ भी नहीं किया, ए को डबल किया बस। तो बी क्या रहेगा मेरा? पुराना बी नया बी क्या है? सेम है, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 के ए का स्क्वायर और बी की पावर 1। मैंने बी को नहीं टच किया, बी के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर ना, मैंने उसकी कंसंट्रेशन घटाई बढ़ाई, यानी वो पुरानी जितनी है। तो नया आर डैश पुराने आर डैश का 4 गुना है। तो बताओ नई स्पीड कितनी होगी? पुरानी स्पीड 5 थी, तो नई कितनी होगी? 4 का 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 हो जाएगी। तो अक्सर इतने ही क्वेश्चन आते थे। अब इसके नेक्स्ट स्टेप पता है क्या होगा? बस नेक्स्ट स्टेप ये लिखना है, पुराना आर डैश क्या है? के ए की पावर 2 बी की पावर 1, ये कुछ नहीं है। और नया वाला जो आर है वो मैंने लिख दिया है, पुराना वाला आर इतना था। इनका रेशियो ले लो, ये कट के 4 आ जाएगा। यहाँ तक तो क्वेश्चन आते हैं, पर ये भी क्वेश्चन में बढ़ा दे कि रेट दे रखा हो पुराना 5, अब नया बताओ तो 20। इस तरह के लिए तैयार है ना? ठीक है। और इसके अलावा वो वाले क्वेश्चन होते हैं कि भाई जैसे कि एक एक रिएक्शन को पूरा होने में दुगना टाइम लगता है जितनी की वो कितनी हुई थी, 50%। पता नहीं 10 टाइम्स होता है, कितना होता है अगर याद हो तो? 90 टाइम्स, 90% ना, 90, 90, पता नहीं, देख लेना जो भी है, मतलब सोल्यूशन करना पड़ेगा मुझे देखने के लिए। 50% में 10 टाइम्स होता है। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, आपको इसको सॉल्व करना आना चाहिए। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। और मैं एक बार फिर से बता देती हूँ फिर भी, कि हमें शो करना है।
शो नहीं, तुम्हें पता भी होना चाहिए। जैसे मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, ऐसा तुम्हें नहीं होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ना, टी 90% 50 है, तो टी 100% कितना होगा, तो एकदम से निकल जाएगा आंसर, ट्वाइस तुम्हें पता होगा तो इसका डेरिवेशन, मुझे ये बताओ कि तुम इसको जस्टिफाई कर सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखो, टी 50% होने में 40 मिनट लगे, और टी 100% होने में कितना टाइम लगता है, 400। तुम्हें नहीं लगता कि बाद की सिचुएशन कुछ ज्यादा ही लॉन्ग है? 50% होने में रिएक्शन को 40 मिनट लगे, और उसके बाद पूरा होने में 400, क्योंकि 50% जब रिएक्शन हो चुकी थी, उसके बाद रिएक्टेंट क्या बचा, वो थोड़ी अमाउंट बची, थोड़ा बचेगा, क्या हो जाएगी, वेरी 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 स्लो, और स्लो स्लो हो रही है। तो ये पॉइंट याद रखना कि बाद की रिएक्शन बहुत स्लो है, इसीलिए इतना दुगना से भी ज्यादा, मतलब 10 गुना ज्यादा समय लग जाता है। ठीक है, और इसका वो याद रखना, कैसे लिखोगे टी 99.9% को, के बराबर क्या होता है, 2 पॉइंट आता है ये वाला क्वेश्चन, आगे चले या बताऊं एक बार। बता दो एक बार। ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला है फर्स्ट ऑर्डर का, तो टी को उधर ले जाओ तो यहाँ टी लिखा जाएगा, और नीचे के को लिख दो। अब देखो, हमें यहाँ निकालना है टी 99.9%, तो फिर परसेंट हटा दो 99, तो टी 99.9 निकालना है, तो इनिशियली रिएक्टेंट 100 मान लो, 99.9 रिएक्शन हो चुकी है, बची कितनी 0.1%, तो ये बचा कितना 0.1। तो समझ आया ये मैंने क्या लिखा है नीचे, वो रिएक्टेंट होता है जो बचा है, ना कि जो कंज्यूम हुआ है। तो ये कितना बचा है 0.1, 0.1 का पॉइंट ऊपर जाएगा तो 10 की पावर कितनी बन जाएगी, 3। 3 क्या आ जाएगा, हम आगे लिख सकते हैं 3 को, जो भी लॉग में टर्म होती है वो आगे आ जाती है, तो यहाँ 3 लिख दो, और log 10 कितना होता है 1, तो हम हटा सकते हैं, तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब टी 90% देखो किसके इक्वल होगा, टी 90% को हम क्या लिख सकते हैं, 2.303, के को नीचे लिखा था, इनिशियली मेरे पास ये था, 90% खत्म हो गया तो बची कितनी 10, तो 10 log 10 कितना होता है 1, तो log 10 मेरे पास यहाँ पर 1 आ गया, वो तो हम हटा देंगे, ये इक्वेशन नंबर 2। अब 1 को डिवाइड करना 2 से, तो टी 99.9% इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में क्या था, के, कुछ और ही निकला है भाई, वो 50% ही था, इसका मतलब यहाँ 50% ही आएगा मेरे ख्याल से, 50 50 कर 99 होता है, राइट, कंफ्यूजन हो गया बहुत ज्यादा, यहाँ 99 आएगा। एक बार हेमा बुक में से देख के बताओ क्या है, 99 है या 90 है, यहाँ 99 आएगा, एक बार चेक करके बताओ, ऐसे नहीं, दिमाग नहीं चल रहा मेरा, चेक करके बताओ। दी जहाँ पर 99.9% है तो 10 टाइम्स आएगा टी 50% के, और जहाँ पर टी 99% है ना, तो तो मुझे वहाँ इक्वेशन दो, ऐसे मत, मेरे को समझ नहीं आ रहा, पूरी इक्वेशन बोल दो कौन सा किसके इक्वल है। मैम फर्स्ट ऑर्डर के लिए बताना है ना।